हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक टिल्टेड सरफेस है और इस टिल्टेड सरफेस के ऊपर ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो आप ये देखते हैं कि जब हम ऐसा टिल्टेड सरफेस के ऊपर किसी बॉक्स को रखते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या होगा कि वो बॉक्स जो है वो ऐसे स्लाइड होकर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब जब ये बॉक्स स्लाइड होकर नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब है इस बॉक्स पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो कौन सी अनबैलेंस फोर्स है जो इस बॉक्स पर एक्ट कर रही है उसको हम समझेंगे। एक चीज और इसमें समझने की जरूरत है कि ये जो बॉक्स है ये इस टिल्टेड सरफेस के ऊपर रखा हुआ बॉक्स किस स्पीड से नीचे की ओर आता है। ये डिपेंड करता है कि इस टिल्टेड सरफेस का, जिसको इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है, उसका एंगल कितना है। ठीक है, तो हम समझते हैं इस बॉक्स पर कौन सी फोर्स है जो एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये बॉक्स स्लाइड होकर नीचे की ओर आ रहा है। तो देखिए, सपोज एक बॉक्स है और वो बॉक्स को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज करने का मतलब ये है कि आप यू जस्ट लेट इट गो, आपने इसको थ्रो नहीं किया है, आपने अपने हाथों से इस बॉक्स को छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि ये बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ जाकर गिरेगा। अब ये बॉक्स नीचे की तरफ ही जाकर क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस बॉक्स पर लग रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर इस बॉक्स का मास m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? m इंटू जी, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इस बॉक्स को रिलीज करेंगे, अपने हाथों से छोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने इसको सिर्फ छोड़ा है, आपने इसको गिराया नहीं है। मतलब आपने इसको आपने इस बॉक्स को नीचे पटका नहीं है, आपने सिर्फ इसको जाने दिया, अपने हाथों से इसको छोड़ दिया। तब ये, ठीक है, इस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पर लगेगी वो है F इज इक्वल टू m इंटू जी। अब जब ये बॉक्स है, अब एक और कंडीशन देखिए, ये बॉक्स है, ये हमने जाने दिया, इसको छोड़ दिया था। अब जब ये बॉक्स ऐसे जाकर, सपोज एक टेबल है और ये टेबल के ऊपर जाकर गिरा, तो अब ये फोर्स, अब सॉरी, अब ये जो बॉक्स है ये बॉक्स नीचे नहीं जा रहा है। तो नीचे नहीं जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब इस बॉक्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगनी बंद हो गई है? नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर अभी भी एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अभी भी एक्ट कर रही है। अगर इस बॉक्स का जो मास है m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी अभी भी एक्ट कर रही है। तो अगर m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी एक्ट कर रही है तो ये बॉक्स अब नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो आप बोलोगे नीचे कैसे जाएगा, उसके नीचे तो टेबल है। तो इसका मतलब है कि क्या टेबल इस बॉक्स पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? बिल्कुल। तो जो टेबल इस बॉक्स पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। क्या कहा जाता है? नॉर्मल फोर्स। और जो नॉर्मल फोर्स इस बॉक्स पर लग रही है वो इस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। और ये फोर्स, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। इक्वल एंड अपोजिट होंगी क्योंकि देखिए, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा है कि
अगर किसी बॉडी में किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होती है। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है? अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होती है। और अगर किसी भी डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है उस पर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस हो चुकी हैं। तो अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो यानी ये टेबल इस बॉक्स पर एक फोर्स लगा रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स लगती कब है? ये नॉर्मल फोर्स तब लगती है जब कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे अभी ये बॉक्स था, ठीक है, तो अभी इस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से ये बॉक्स नीचे आ रहा है। अब क्या हो रहा है? अब इस पर एक और फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए ये बॉक्स रेस्ट पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। तो ये जो बॉक्स पड़ा है, तो देखिए ये बॉक्स क्या होगा, कुछ देरी में ये बॉक्स ऐसे स्लाइड करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा नीचे। तो अभी हम देखते हैं कि इस बॉक्स पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बॉक्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कैसे बनाना है? उस बॉडी के सेंटर से आप इसको डाउनवर्ड्स ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधा आपने बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। अब इस बॉडी का मास है m, तो इस पर एक फोर्स लग रही है m इंटू जी। तो वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस mg को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो ये हो गया, इसको देखिए, इसको मैं मान रहा हूँ x एक्सिस, और ये हो गया अपना y एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब ये बॉक्स जो है ये स्लाइड होकर जब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये बॉक्स स्लाइड होकर बिल्कुल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी भी फोर्सेस तो वही रही, एक बार यहाँ पर भी वही सारी फोर्सेस हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ये x और y कंपोनेंट हो गया। ये उसका कौन सा कंपोनेंट हो गया? ये हो गया x कंपोनेंट, और ये हो गया y कंपोनेंट। अब आप देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये ये आप देख पा रहे हैं? ये मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया डी। चलिए इसको डी नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ एफ। तो ये देखिए आप, ये एंगल देखिए, एंगल डी ए बी। तो डी ए बी एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली सी ए ई, ये भी हमको कितना लग रहा है? 90। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? थीटा। इसको थीटा ही होना पड़ेगा ना, बिकॉज 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी क्या होगा बेटा? थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम अपने बॉक्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में
जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर वापस ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। तो अभी आपने क्या देखा कि जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा थीटा। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये देखिए, ये ये मैं साइड में आपको बना के दिखाता हूँ। ये हो गया अपना, ये है अपना mg, ये है y, ठीक है, और ये क्या चीज है, ये चीज है x। तो ये क्या है, x, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है। अगर ये y है तो ये देखिए, अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम की तरह ड्रॉ कर पाऊं, ठीक है ना, तो अगर ये y है तो ये भी y है, और ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एंगल क्या था अपना, थीटा। तो y अपॉन में mg, y अपॉन में mg, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो y क्या आएगा, mg cos थीटा। तो यहाँ पे अपने पास y की वैल्यू आ गई mg cos थीटा। ऐसे ही x अपॉन में mg, ये क्या होगा, sin थीटा। तो x क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा। तो यहां से हम वैल्यूज लिख लेते हैं। x की वैल्यू आई अपने पास mg sin थीटा, और y की वैल्यू आएगी mg cos थीटा, ठीक है। तो ये mg cos थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, तो mg cos थीटा कंपोनेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इससे अपोजिट जो कंपोनेंट है वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी हमने अभी पीछे बात करी है। नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि न्यूटन ने ये बोला है कि अगर किसी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है तो उस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो देखिए ये जो ऊपर बॉक्स है ना, रेड कलर का बॉक्स है, ये इंक्लाइंड प्लेन के बीच में तो नहीं घुस रहा ना। तो इसका मतलब है कि अगर mg cos थीटा इस तरफ लग रहा है तो इससे अपोजिट भी, बिल्कुल अपोजिट भी कोई कंपोनेंट होगा जो वर्क कर रहा होगा। बिल्कुल अपोजिट बनाना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ ताकि बिल्कुल आपको ये इसके इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट लगे। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा बॉक्स पे लगने वाला वो क्या होगा, mg cos थीटा। अब देखिए एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट है वो है mg sin थीटा। अब mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, देखिए अगर हम फिलहाल के लिए, मैं जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसको मैंने फ्रिक्शनलेस मान रखा है। क्या मान रखा है, कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी और बॉक्स अगर नीचे जा रहा है तो आप ये जान लीजिए कि जिस भी डायरेक्शन में मोशन करेगा फ्रिक्शन हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर बॉक्स नीचे जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं मानी है हमने, तो इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मेरा इंक्लाइन प्लेन जो है वो मिट गया मुझसे, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स भी मिट गया था, उसको भी बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये अपना बॉक्स। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो यानी एक्स एक्सिस का ये कंपोनेंट है, इसको पीछे की तरफ से कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, यानी बॉक्स जो है वो स्लाइड होकर नीचे आ रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अब एक्स एक्सिस में एक आपके पास नेट फोर्स आ गई है, एम जी साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी, अनबैलेंस फोर्स होगी, उस डायरेक्शन में नेट एक्सरलेशन होगी, और उस एक्सरलेशन की वैल्यू की किसके बराबर होती है? According to Newton's second law, that acceleration is equal to m into a. So m into a mg sin थीटा के इक्वल होगा, और अगर हम m से m कैंसिल कर दें तो एक्सरलेशन की वैल्यू आएगी g sin थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये बॉक्स था, तो ये जब बॉक्स नीचे आ रहा है तो एक्सरलेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस में एक्सरलेशन की वैल्यू इस थीटा एंगल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जिस एंगल से ये इंक्लाइंड होगा उतनी ही ज्यादा ये थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता हो कि 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हुए साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये एंगल जितना बड़ा होगा एक्सरलेशन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो एक्सरलेशन की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू लिखिए 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, सो साइन 30 इज 1/2, सो एक्सरलेशन की वैल्यू आएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इससे एक इनकरेजमेंट मिलती है टीचर को, ताकि वो आपके लिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर आपके लिए लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।